दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रॉनिकल लाइब्रेरी में। आज हम जो इतिहास के बारे में जानेंगे और भारतीय इतिहास को जो 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है प्राचीन भारत, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत, तीसरा आता है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में ये जो आज हम जो मुख्य रूप से प्राचीन भारत पर प्रकाश डालेंगे और इसमें जो प्राचीन भारत में क्या है, सबसे पहले आता है ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि भारत के इतिहास को किन किन स्रोतों से हम जान सकते हैं। तो इसमें जो है एक तो जो हमारे लेख हैं और जो प्राचीन समय में जो पत्थरों पर जो लिखा गया है इतिहास के बारे में, उससे जो हमें पूरी यानी कि जानकारी मिलती है इतिहास की। तो इससे आता है ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि हम किन किन माध्यमों से जो है इतिहास को जानेंगे। तो इसमें जो पाणिनि एक भारतीय जो ऋषि हुए, उन्होंने जो था संस्कृत के बारे में बहुत ही गहनता से लिखा है और उसमें जो एक पुस्तक लिखी उन्होंने अष्टाध्यायी। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी जो है उसको जो 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो संस्कृत व्याकरण और संस्कृत उसकी पुस्तक पढ़ने से, यानी कि उन्होंने जो व्याकरण लिखी है तभी से जो संस्कृत हमारे संसार की एक महान भाषा बन गई। इसके बाद आता है, देखिए अब आता है भारत का नामकरण, यानी कि भारत का नाम कैसे पड़ा। तो ऋग्वैदिक काल में जन शब्द आता है एक, तो जन शब्द जो था उसे जो भरत कहा गया और इसके दूसरे यानी कि इस प्रकार से भी भारत का नाम पड़ा भारत। और इसमें जो महाभारत काल में जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भी भारत का नाम पड़ा। और इसमें देखिए ये आता है, जब यहाँ जो अंग्रेज़ आए तो उन्होंने जब सिंधु नदी पार की तो वहाँ जो एक इंडस नाम की घास होती थी, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा इंडिया। जब यहाँ पर जो अरब आक्रमणकारी आए यानी मुग़ल आए तो उन्होंने इसका नाम जो हिंदुस्तान रख दिया, यानी कि सिंधु नदी जब उन्होंने पार की तो वे भी जो उससे जो वहाँ पर जो इंडस घास होती थी वे उसको जो हिंद के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से जो भारत का नाम जो है हिंदुस्तान भी हुआ। और सबसे प्राचीन नाम था इसका जम्बूद्वीप। जब यहाँ पर जो आर्य आए तो उन्होंने जो इसका नाम आर्यव्रत रखा। फिर जो अरब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रखा। अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसका नाम जो इंडिया रखा। तो इस प्रकार से जो भारत के जो कई नामों से भारत को जाना जाता है। और अब आता है ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि इसके जो हम कौन कौन से जो स्रोतों से हम इसे जानेंगे। तो इसमें भी जो एक तो आता है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि पुरातात्विक स्रोत का मतलब है पुराने स्रोत कौन कौन से हैं जिससे जो हम भारत के इतिहास को जान सकते हैं। और इसमें जो जैसे कि जो आदि मानव थे उन्होंने जो अपनी गुफाओं में जो चित्रकारी की है या जो उन्हें जितना भी उन्हें ज्ञान था वो लिखा है। और जो अजंता की गुफाएं हैं और ये जो भीमबेटका का जो मंदिर हैं, तो वहाँ से जो है भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी जो यहाँ पर जो मौर्य काल में आए तो उन्होंने जो यहाँ आकर जो भारत के बारे में लिखा, जैसे मेगास्थनीज था, उसने जो अपनी पुस्तक लिखी इंडिका में जो भारत के जो यानी हमारे समाज की जो उसने संस्कृति, समाज को कितने भागों में बांटा गया था और खान पीन रहन सहन, यानी कि मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक इंडिका में जो भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। जबकि इससे आगे आता है, देखिए अब आता है प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। यानी कि प्राग ऐतिहासिक संस्कृति का मतलब होता है जो आदि मानव के
पश्चात का जो समय था उसे प्राग ऐतिहासिक कहा गया है। और इसमें जो है उनकी जो संस्कृतियाँ के अंतर्गत आता है अपना खान पीन, रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक रिवाज, ये सब उसमें आते हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरा, ये जो हमारा तीसरा जो विषय ये जो आता टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको जो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें जो देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में जब इसकी जो खुदाई हुई, यानी कि खुदाई इसकी जो 1922 में हुई, और 1922 में जब खुदाई होने के पश्चात जो इसमें जो भी यानी कि उनके मृत भांड और जो लेख और जो खिलौने, यानी कि सिंधु घाटी के लोग जो थे, यानी कि एक विकसित संस्कृति कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है उसे विकसित संस्कृति? क्योंकि उनके जो भवन इस तरह से बने हुए थे कि जो नगर बसे हुए थे उनमें जो सड़कें चौड़ी थी, पानी की निकासी के लिए नालियाँ दोनों ओर बनी हुई थी, और जो उनके भवन थे उसमें जो हवा आने जाने के लिए जो यानी कि वातायन कहते हैं, झरोखा, यानी वे सब जो लगे हुए थे। अब इसके बाद आता देखिए वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का मतलब है यानी कि जब आर्य भारत में आए तो यहाँ से जो है वैदिक संस्कृति आरंभ होती है, यानी कि वेदों का युग। और वेदों के युग में जो है इसमें जो 4 हमारे जो वेद हैं, जो कि उसमें जो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। जो ऋग्वेद के ही जो ये बाद में जो 4 भाग किए गए हैं। क्यों किए गए 4 भाग? क्योंकि जब शुरू में जो ऋग्वेद लिखा गया था तो ऋग्वेद इतना विस्तृत होने के कारण जो पहले तो ऐसा होता था कि जी आश्रमों में जो पढ़ाई होती थी उनको जो पूरे वेद और उनके जो यानी कि जो उसके अंदर सूक्त होते थे वे उनको जो रटा दिए जाते थे, जो उनके जो शिष्य होते थे। लेकिन बाद में जो इतनी कैपेसिटी नहीं रही तो इसको जो फिर जो 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। फिर आती है इसमें जो वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में क्या था कि समाज को जो 4 भागों में बांटा गया था, ये वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। और इसके पश्चात आता फिर जो पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल का मतलब है कि मौर्य काल से पहले का समय, यानी कि ठीक जो सिंधु घाटी यानी कि सिंधु सभ्यता के बाद का समय। तो अब इसमें जो देखिए फिर इसके बाद आता है महाजनपद। महाजनपद में जो भारत को कितने महाजनपद में बांटा गया था? भारत को बांटा गया था 16 महाजनपद में। अब 16 महाजनपद में जो पूरे भारत का जो है डिवाइडेशन किया गया था। इसके बाद आता मौर्य काल। मौर्य काल में जो सबसे मुख्य जो समय माना गया है वह माना गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यानी कि भारत में जब उन्होंने अपना शासन किया तो काफ़ी विकास जो यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने चहुमुखी विकास किया चारों ओर से। यानी कि सड़कें उन्होंने बनवाई, आने जाने के लिए जो जैसे आने जाने के लिए सभी को सुविधाएं प्रदान की, और जो सड़कों के किनारे पर जो व्यक्तियों के ठहरने के लिए जहाँ भी कोई यानी कि शहर होता था वहाँ जो हैं यानी कि धर्मशालाएं बनवाई। अब आता है इसके बाद जो मौर्योत्तर काल, यानी कि इसके जो बाद का समय। इसके बाद के समय में जो आरंभ होता है फिर गुप्त काल। गुप्त काल से जो है यानी कि जो गुप्त, जैसे कि इसमें जो राजा हुए हैं चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये आते हैं। इसके बाद आता देखिए फिर आता पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का मतलब जो है गुप्त काल से थोड़ा बाद का समय। फिर आता दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत में भी जो बड़े बड़े जो राजवंश हुए हैं तो उसमें जो जैसे कि खारवेल, राष्ट्रकूट, ये जो दक्षिण भारत के राजवंश थे। तो मुख्य रूप से जो है इनमें जो फिर जो इसमें यानी कि माइक्रो में जो हम बाद में जो इस पर जो डिस्कशन करेंगे बस इतनी होगी।
सबसे पहले जो हम प्राचीन भारत में जो पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि भारत के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। अब इसमें जो इसके बाद आता है, देखिए, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण जो मैंने अभी अभी जो है कुछ ही देर पहले जो आपको बताया है। इसके बाद आता है, देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। अब इसमें कौन कौन से जो स्रोतों से हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, तो उसमें आता सबसे पहले जो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, देखिए, इसमें जो पुराने समय में जो पत्थरों पर, दीवारों पर जो लेख लिखे गए हैं या जो सिक्के थे, और उन पर जो पुराने जो राजा थे प्राचीन काल के, उन्होंने जो अपने अपने चित्र या अपना कोई ऐसा जो राजकीय चिन्ह उन सिक्कों पर जो ढलवाया गया था, जिससे कि जो ये पहचान पड़ जाती थी कि ये उस समय का जो सिक्का है। अब इसमें जो देखिए, ये तो होगी पुरातात्विक स्रोत में। एक तो भवन, सिक्के, लेख कौन से लेख, जो कि ताम्र पत्रों पर, यानी कि ताम्र का मतलब होता तांबे की जो बड़े बड़े वे बनाए गए थे, उन पर जो उन व्यक्तियों ने लिखा, तो ये होता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है भवन में जो भी राजा जो पहले उन्हें जो बहुत शौक़ होता था कि अपने भवनों पर चित्रकारी करवाना, अपने जो श्लोक लिखवाना, जो कि उन्हें जो प्रिय होते थे, तो इस प्रकार से जो ये पुरातात्विक में आता है। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि जो उस समय के जो इतिहास शास्त्री थे या जो विद्वान थे, उन्होंने जो जिस भी राज परिवार में वे रहते थे, उनका जो पूरा विवरण उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा, तो ये होता है साहित्यिक स्रोत। अब आता है इसमें, देखिए, विदेशी विवरण में जो हमारे जो लेख लिखे हुए थे, और जो लेख भी ऐसी भाषा में लिखे हुए थे जो कि पढ़ने में नहीं आ रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज़ थे, उनका नाम था प्रिंस जोसेफ। 1837 में जब यहाँ भारत में आए, तो उन्हें पहली सफलता मिली लेख पढ़ने में। उन्होंने जो इन लेखों के बारे में बताया, और उन्होंने जो उन राजाओं, जिस समय के भी लेख थे, वे उनका जो ट्रांसलेट करके जो अपनी जो पुरातात्विक यानी कि विभाग को जो उन्होंने दिया अपनी पांडुलिपि में, और जो लिख कर जो इस प्रकार से जो हमें जो उन लेखों के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है।